प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे मूल प्रभाज क्या होता है। मूल प्रभाज, जिसे हम लोग मूल अंश भी कहते हैं, मूल भिन्न करके भी लिखा हुआ हम पाएंगे। ठीक है, तो ये मूल फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसको जानें। सबसे पहले इसे हम लोग x से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये मूल प्रभाज किसी एक घटक, यानी कि हम लोग बिलियन को पढ़े हैं और बिलियन में हमने देखा है कि प्राय बिलेय और विलायक दो अवयव होते हैं जिसके मिलने से बिलियन का निर्माण होता है। तो हम किसी एक घटक की बात करेंगे इसमें। ठीक है, अर्थात मूल प्रभाज किसी एक घटक में या तो आप विलेय ले सकते हो या विलायक लोगे के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों में विलेय भी होगा विलायक भी होगा, इज इक्वल टू बिलियन हो गया, की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, फिर से इसको समझिए। मैंने कहा मूल प्रभाज किसी एक घटक, यानी बिलियन के किसी एक घटक, या तो विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम के अनुपात को हम मोल प्रभाज बोलेंगे। तो चलिए पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, इसका डेफिनेशन। चलिए नोट करिए, मूल प्रभाज और मूल अंश, या इसे हम लोग मूल भिन्न भी कहते हैं, मूल फ्रैक्शन, ये सिंबल है। ठीक है, अब ये होता क्या है, मैंने आपको बताया मूल प्रभाज किसी एक घटक हमने बताया कि बिलियन के भीतर विलेय विलायक होते, उन दोनों में से कोई एक, यहाँ पे विलेय या विलायक हमने लिखा भी है कि मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों में विलेय विलायक को जोड़ देंगे, ठीक है, का अनुपात ही मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न कहलाता है। अब हम मान लें किसी बिलियन में दो घटक विलेय और विलायक हैं। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसे हम समझते हैं। यहां हमने माना कि कोई हमने पात्र ले रखा है, ऐसे एक पात्र है, इसमें एक विलायक मैंने ले रखा है, मान लेते हैं ये विलायक है। ठीक है, और इसी विलायक में यहां हमने विलायक लिख दिया, विलायक, हमने एक विलेय भी ले रखा है। ठीक है, यानी विलेय को हमने ए मान लिया, चलिए, और विलायक को हमने बी मान लिया। अब हम यह समझ गए कि ये जो पात्र है में बिलियन है, किसी भी का मिश्रण का बिलियन है। ठीक है, जिसमें जो विलेय है वो ए है और जो विलायक है वो बी है। ठीक है, अब माना किसी बिलियन में दो घटक, ये बिलियन है, दोनों मिलाकर ये बिलियन है, में दो घटक ए और बी, यानी विलेय और विलायक है, हमने लिया। बिलियन में उपस्थित विलेय को हमने माना है ए, तो हम मान लेते हैं यहां ए का मोल, तो मोल को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं, एन से, तो इसका मोल क्या होगा, क्या लिखेंगे, एन ए, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से ये बिलियन है जिसमें विलेय के रूप में ए विद्यमान है, विलायक बी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बिलियन में उपस्थित विलेय ए का मोल यानी कि एन बराबर हमने यानी लिख दिया है। ठीक वैसे ही बिलियन में उपस्थित विलायक यहाँ पे हमने बी लिया है, बी लिखेंगे, बी का मोल हम क्या लिख सकते हैं, एन बी हमने लिख दिया। ठीक है, तब हमें मोल प्रभाज जानना है, तब बिलियन में उपस्थित विलेय यानी कि फिर से ए, विलेय ए है का मोल प्रभाज एक्स ए लिखेंगे, एक्स ए यानी कि एक्स ए बराबर क्या बनेगा, तो विलेय का मोल एन ए क्या बनेगा, विलेय का मोल हम यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं बटा विलेयन का कुल मोल,
तो बिलियन का कुल मोल हम कैसे लिखेंगे? तो बिलियन का कुल मोल में अब ए भी है और बी भी है, तो एन ए और एन बी यहां पे हम लिख सकते हैं। तो एन ए प्लस एन बी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, अलग अलग कलर से हम इसे दर्शा भी रहे हैं। फिर से इतना समझते हैं, मैंने कहा कि मोल प्रभाज हम उसे कहते हैं जो किसी भी विलयन में, जो विलेय हो या विलायक हो, के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को हम कहते हैं। मान लेते हैं कि यह एक पात्र है, इसमें विलेय के रूप में ए विद्यमान है, विलयन के विलायक के रूप में बी विद्यमान है। ठीक है, तो यह एक विलयन बना। ठीक है, अब वो बात मैंने यहां समझाया कि विलयन में दो घटक ए और बी हैं। ठीक है, ए का मोल एन ए होगा, ठीक है, और बी का क्या होगा? एन बी होगा। वैसे ही तब विलयन में उपस्थित विलेय ए का मोल प्रभाज यदि निकालना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। विलेय का मोल एन ए बाई विलयन का कुल मोल एन ए प्लस एन बी, ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों विलयन में उपस्थित है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम इसी तरह, ठीक इसी तरह हम निकाल सकते हैं विलयन बी का। यहां पे नोट कर सकते, इसी प्रकार विलायक के रूप में बी विद्यमान, बी का मोल प्रभाज एक्स बी। तो यहां पे एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे यहां पे आपने एक्स ए निकाला है वैसे वहां एक्स बी निकालो। तो क्या लिखेंगे? विलायक का मोल, यानी कि विलायक का मोल कहां है? तो विलायक का मोल एन बी, विलायक का मोल अंश क्या होगा? एन बी। तो एन बी और बटा विलयन का कुल मोल, तो एन ए प्लस एन बी। तो हम एक्स बी इज इक्वल टू यहां क्या ले सकते हैं? तो विलायक का मोल यहां लिख लेंगे, विलायक, विलायक का मोल, और विलायक के रूप में आप देख रहे हो एन बी है का मोल एन बी, यानी कि एन बी, और ये बटा क्या होगा? विलयन का कुल मोल, तो विलयन का कुल मोल, तो कुल मोल क्या हो जाएगा? तो एन ए प्लस एन बी, ये ठीक है होगा। अब हम इसे शॉर्ट में लिख लें, एक्स ए इज इक्वल टू, यानी अभी तक हमने क्या देखा? तो एक्स ए यानी कि विलेय का मोल प्रभाज एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी है ये। ठीक है, अब एक्स बी हमने क्या देखा? तो एक्स बी हम यहां नोट कर लेते, एक्स बी हमने देखा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। बोलिए कोई डाउट? नो डाउट, ये हमने निकाल दिया, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज निकाला और क्या निकाला? विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, तो पहले आप इसको आप नोट करें, ये आप ऐसे नोट कर लें। तो हमने क्या देखा? तो हमने एक्स ए यानी कि विलेय ए का मोल देखा, मोल प्रभाज देखा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और विलायक का भी मोल प्रभाज हमने एक्स बी को देखा। अब हमें एक चीज यहां पे जानना है कि जब भी विलयन के दोनों घटकों यानी विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों की बात होती है तो याद रखना है कि विलयन के दोनों घटकों विलेय व विलायक के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। फिर से ये कह रहा है कि एक्स ए एक्स बी इन दोनों का योग करें, माने कह रहा है कि ये एक्स ए, देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी, ये दोनों के योग हमेशा क्या होते हैं? तो एक के बराबर होते हैं, माने एन ए बाई एन ए प्लस एन बी,
और ये प्लस है, क्या है आपका NB प्लस NB बाई Na प्लस NB, इसका योग सदैव क्या होगा, तो सदैव 1 होता है, ये कहा जा रहा है। इसे आप याद रखिए, हम नोट कर देते हैं, डोंट वरी। XA प्लस XC इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB प्लस NB बाई Na प्लस NB इज इक्वल टू 1, यानी कि विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। यानी Na प्लस NB बाई Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। यदि हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम आपने पढ़ा है, ले तो क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो Na प्लस NB, Na प्लस NB पाई Na प्लस NB प्लस NB इज इक्वल टू, अब आप स्वयं कटा के देख लीजिए, एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे इतना का मतलब क्या है, तो यदि हमें एक घटक का मूल प्रभाज ज्ञात हो तो हम दूसरे घटक के मूल प्रभाज की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये नोट कर लेते हैं, सदैव योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहां हम नोट करते हैं, नोट कर लीजिए। विलयन के दोनों घटकों, विलयन के दोनों घटकों यानी कि हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, ये घटकों, दोनों घटकों विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योग, के मूल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। यही मैं बताया और बताना चाह भी रहा था। ठीक है, सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और भी कुछ चर्चा करें। मान लीजिए कि हम ताप में कोई परिवर्तन करते हैं, ताप यानी टेम्परेचर में, यानी ताप में परिवर्तन हम करेंगे तो उसमें मोल के ऊपर कोई ना कोई के मान में कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक पॉइंट में नोट करेंगे कि ताप में परिवर्तन से मोल प्रभाज के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये भी बात हमें याद रखनी है। तो यहां पॉइंट में आप नोट कर लीजिए कि ताप में परिवर्तन होने से मोल प्रभाज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप में परिवर्तन होने से मोल प्रभाज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 2 पॉइंट तो आप याद रखेंगे। यानी एक पॉइंट ये मैंने बताया कि विलयन के दोनों घटकों के मूल प्रभाजों का मान सदैव 1 होता है, और दूसरी बात, इसमें ताप परिवर्तन होने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने विलयन के भीतर 2 अवयव को देखा। अब यदि 3 अवयव को देखना हो, 3 अवयव का मतलब ABC, विलयन के अंदर 3 अवयव उपस्थित हैं, तो भी उसका अलग अलग हम मूल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ये नोट करिए। विलयन में 3 अवयव हो तब, तो 3 अवयव हो तब का मतलब ये है कि यहां पे यह कहा गया कि कोई पात्र है, इस पात्र के भीतर A विलायक के रूप में, P विलेय है, और एक B भाग है लिया गया है, एक और कंपोनेंट है, और एक और कह रहा है
3 यानी कि C, यानी कि इसके भीतर 3 अवयव लिए गए हों तो इसका मूल प्रभाज हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, तो सीधे हम फार्मूले पर आते हैं। यदि ऐसा हो तो हम XA निकालेंगे। XA इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो A का मूल Na बाई क्या लिखेंगे, Na प्लस NB प्लस NC अकॉर्डिंग टू बिफोर फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका XA का मूल प्रभाज हमें ये देखने को मिलेगा। वैसे XB का भी हम निकाल सकते हैं, यहां लिखेंगे NB बाई Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। वैसे XC लिख देंगे इज इक्वल टू NC बाई Na प्लस NB प्लस NC। अब ये जो 3 है ना, 3 यानी कि देखिए यहां पे XA प्लस XB और प्लस XC इज इक्वल टू इन तीनों का योग भी सदैव 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसे सीखा है। XA इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 1, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं XA ये है यानी बाई Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है, प्लस NB बाई Na प्लस NB प्लस NC और ये प्लस हो जाएगा आपका NC बाई Na प्लस NB प्लस NC, ये इज इक्वल टू आपका होगा 1, यही कहा जा रहा है। तो जब भी 3 अवयव की बात होगी तो हम ऐसे इसका मूल प्रभाज निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मूल अंश या मूल प्रभाज को सीखा। अब हम यहाँ पे बार बार एक शब्द रिपीट कर रहा है क्या, मूल, ठीक है। इसको हम लोग पढ़े भी हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि किसी विलयन में अवयवों के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो चलिए उसके लिए हम सूत्र अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये नोट करिए।